कम से कम 15 लोग थे, लेकिन हर कोई इस बात से गुस्से में था कि वो आत्मा उन्हें इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं कर रही थी। वो बेबस भी थे। मैंने इधर उधर देखा और पाया कि 60 लोग अभी भी जिंदा थे। मतलब उन्हें एक चौथाई लोगों को कुर्बान करना होगा ताकि उस चीज को सुलाए रखा जा सके। आत्मा ने यह भी कहा कि उस चीज को खिलाना या ना खिलाना ये उनका चॉइस है। लेकिन उससे पहले वो उन्हें एक वीडियो दिखाना चाहती थी। उसने अपनी उंगलियों का एक और चटकन किया और सबके सिर के ऊपर एक विशाल प्रोजेक्शन उभर आया। उसमें वो राक्षस बिना किसी भेदभाव के जमीन पर लोगों पर हमला कर रहा था। जो भी उसके हाथ में आता उसे सीधे उसके मुंह में फेंक दिया जाता। आत्मा ने कहा कि ऐसा ही हुआ था बाकी ट्यूटोरियल एरियाज में, जब लोगों ने कुर्बानी न देने का फैसला किया और लड़ने का चॉइस किया। वीडियो देखने के बाद हर किसी को यकीन हो गया कि ऐसे राक्षस को हराना नामुमकिन है और अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। तभी किसी ने हाथ उठाया। उसने आत्मा से पूछा कि उन्हें कुर्बानी के लिए लोगों को कैसे चुनना चाहिए। आत्मा ने बेफिक्री से कहा कि वो ताकत का इस्तेमाल करके दूसरों को काबू में कर सकते हैं या फिर लॉटरी सिस्टम यूज कर सकते हैं। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली थी, वो सिर्फ जिंदा लोगों को ही कुर्बान कर सकते थे और उन्हें 1 घंटे के अंदर फैसला करना होगा। हालांकि अगले 24 घंटों तक वो सुरक्षित रहेंगे, बशर्ते वो 1 घंटे में कुर्बानी का फैसला कर लें। 24 घंटे खत्म होने के बाद उन्हें फिर से फैसला लेना होगा। आत्मा के गायब होते ही हर कोई उसे फिर से गालियां देने लगा। मेरे पास खड़ी एलेना ने पूछा, अब हम क्या करें? मैंने बस इतना कहा कि रिजल्ट तो वैसे भी नहीं बदलेगा। उसके कुछ और पूछने से पहले ही रेड ने सबको बीच में रोका। क्यों ना हम फेयर रहें और लॉटरी ड्रॉ करें? हर दिन हम 5 लोगों को चुनते हैं और इससे बाकी सब सेफ रहेंगे। जैसे ही सब इस बारे में सोच रहे थे, एक आदमी ने उससे पूछा, किस हक से? एलेना ने आवाज की दिशा में देखा और सन्न रह गई, क्योंकि बोलने वाला कोई और नहीं, डैनी था। एक कदम आगे बढ़ते हुए डैनी ने फिर पूछा, हमें फेयर होने की क्या जरूरत है? और उसके पीछे 3 और लोग थे। लाल टोपी वाला आदमी, जैसे उसे साफ सुनाई न दिया हो, बोला, तू क्या कह रहा है? डैनी उसकी तरफ बढ़ा और बोला, हमें फेयर होने की कोई वजह नहीं है। ये सुनकर लाल टोपी वाले ने कहा, तू तो बस एक बच्चा है, तेरे पास कोई बेहतर आइडिया है? अगर नहीं तो यहां हंगामा मत कर। डैनी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो अकेले एक यूटिलिटी पोल के पास गया। फिर अपनी हथेली से हल्का सा जोर लगाकर उसने ठोस स्टील का पोल 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। सबके हैरान चेहरे को देखकर उसने आखिरकार समझाया, एक बहुत आसान तरीका है, हम बस सबसे कमजोर लोगों को चुन लेते हैं जो बिल्कुल काम के नहीं है। उसके इस तरीके को सुनकर कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका। ये नतीजा डैनी को बहुत पसंद आया। ऐसा लग रहा था कि जब तक उसके पास ताकत है, उसके पास बोलने का पूरा हक है। फिर उसने अपनी स्पीच शुरू की। हमारे सामने पहले ही 100 लोग गायब हो चुके हैं। आपको सबको पता होना चाहिए कि उन राक्षसों से लड़ना, जिनकी ताकत हमसे कहीं ज्यादा है, या अकेले लड़ना बिल्कुल बेकार है ना? और अगर हम अगली बार कुर्बानी नहीं देंगे तो हमें उस बड़े राक्षस का सामना करना होगा। तो हमें सबको मिलकर काम करना होगा। ये कहकर उसने लाल टोपी वाले की तरफ देखा और बोला, अभी हमें तुम जैसे बेकार लोगों की जरूरत नहीं है, तो सबसे कमजोर को कुर्बानी के लिए चुनना सबसे अच्छा सोल्यूशन नहीं है क्या? आखिर में उसने मेरी तरफ देखा और पूछा कि मैं क्या सोचता हूं। बोलने के बाद उसने सोचा कि मुझे समझ जाना चाहिए। वो कमजोर और नक्कारा डैनी नहीं रहा, और उसे लगता था कि वो टाइलर से अलग है। वो मेरा दुश्मन नहीं बनना चाहता था, वो मेरी मदद करना चाहता था। ताकत हासिल करने के बाद उसे साफ पता था कि अगर वो यहां रहा तो उसकी जिंदगी पहले से पूरी तरह अलग हो सकती है, और इसके लिए उसे मेरी जरूरत थी। उसे यकीन था कि मैं वही सही चॉइस करूंगा जो उसे खुश करे। आखिर उसका प्रपोजल परफेक्ट था। उसकी बात सुनकर पहले तो मैंने कहा कि उसका तरीका वाकई बुरा नहीं है। फिर मैंने कहा कि मेरे पास भी एक सुझाव है। अगर तुम मेरी मानो तो तुम सब बच सकते हो। इस तरह किसी को भी कुर्बान नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर भीड़ में तुरंत खुसुर फुसुर शुरू हो गई। लाल टोपी वाला आदमी सबसे पहले बोला, अगर तू सबको लड़ाई में खींचना चाहता है तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। पहले के वीडियो से साफ था कि वो राक्षस कितना ताकतवर है। अगर हम ह्यूमन वेव टैक्टिक भी यूज करें तो भी हम उस जानवर को नहीं हरा सकते, जो कुछ लोगों को निगल कर ही अपनी स्टैमिना रिकवर कर लेता है। इस वक्त मैंने उसे बीच में रोका और पूछा, कौन कह रहा है मैं तुम लोगों को लड़ने के लिए कह रहा हूं? लाल टोपी वाला हैरानी से बोला, तो फिर क्या, तू अकेले उससे लड़ेगा? मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तुमने सही गेस किया। ये सुनकर किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा ये पूरा का पूरा फैंटेसी है। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे पहचान लिया कि मैं वो था जिसने पहले राउंड में सबसे ज्यादा गॉब्लिन्स को मारा था। वो सोच में पड़ गए कि शायद मेरे पास वाकई कोई चांस हो। तभी एक गंजा आदमी खड़ा हुआ और सबको याद दिलाया कि जिस बड़े राक्षस का हम सामना करने वाले हैं वो गॉब्लिन से पूरी तरह अलग लेवल का है। फिर उसने मेरी तरफ इशारे करके कहा, अगर तू 1 घंटे में उससे छुटकारा नहीं पा सका तो यहाँ सबकी मौत हो सकती है, और अब हमारे पास सिर्फ 49 मिनट बचे हैं। जब डैनी ने मेरी बात सुनी तो उसका चेहरा फिर से उदास हो गया। उसे लगा था कि वो अब मेरे करीब पहुंच गया है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं अब इतना ताकतवर हो चुका हूं कि उस राक्षस से अकेले भिड़ सकता हूं।
जब मैंने कहा हालांकि मैं उससे डील करूंगा लेकिन अभी नहीं कर सकता, तो डैनी का चेहरा अचानक चमक उठा। उसे लगा कि शायद मुझे भी अब मदद की ज़रूरत है, तो वो तुरंत खड़ा हुआ और बोला कि वो मेरे साथ जंग में जाने को तैयार है। लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया, तू बस मेरे रास्ते में आएगा। ये सुनकर डैनी ने दांत पीसे और मुझसे पूछा कि मैं आखिर चाहता क्या हूँ। एलेना ने मेरी तरफ देखा, सोचते हुए कि शायद इस बार मैं उसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। थोड़ा सोचने के बाद मैंने कहा कि अगर मेरी स्टैमिना और ताकत अभी से 30% ज़्यादा हो तो मैं उस चीज़ को अकेले टेक ऑन कर सकता हूँ। तो मेरा प्रपोजल ये है, तुम सब अपने रून्स मुझे दे दो, मुझे मेरे स्टैट्स बढ़ाने दो और उस चीज़ को ख़त्म करने दो। ये सुनकर सब चुप हो गए। उन्हें पता था कि इसके लिए 60 रून्स चाहिए होंगे। क्या सबको रून्स देने चाहिए या सिर्फ उन कमज़ोर लोगों को जिन्हें कुर्बानी के लिए चुना जा सकता है? मुझे बस अपनी ताकत और स्टैमिना को 100-100 पॉइंट्स और अपनी चपलता और परसेप्शन को 50-50 तक बढ़ाने की ज़रूरत थी। क्लाउड कुकीज़ के साथ मैं उससे लड़ सकता था। मेरे पिछले जन्म में इस दूसरे हिडन फ्रैगमेंट को न तो केडियन और न ही आयरिस केन को पता था कि कैसे हासिल करना है, लेकिन पागल एम्परर क्लेमेंटाइन ने इसे हासिल किया था। कहा जाता था कि इतना ताकतवर होने के बावजूद उसे अपनी आधी जान गंवानी पड़ी थी उस राक्षस को काबू में करने में। फिर मैंने उनसे कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रून्स कौन देता है, बस स्टैट्स पूरे होने चाहिए, मैं तुरंत वेदी में घुस जाऊंगा। जितना हम इसे लटकाएंगे उतना सबके लिए बुरा होगा। ये सुनकर गंजा आदमी घबरा गया। उसने जल्दी से आसपास के लोगों को मनाने की कोशिश की कि वो जल्दी अपने रून्स निकालें या फिर शायद लॉटरी ड्रॉ करें, लेकिन उसने डैनी के प्लान का एक शब्द भी नहीं लिया। तभी एक लाल बालों वाली औरत खड़ी हुई और बोली, कितना स्वार्थी इंसान है। अगर हम कमज़ोर को कुर्बानी के लिए चुने तो तू सबसे पहले चुना जाएगा। मैं अपने रून्स तुझे क्यों दूं? वैसे भी रून्स इतने कीमती हैं, 1-2 रून्स की कमी भी ताकत में बड़ा फर्क डालती है। क्या तुमने कभी रून अब्जॉर्ब नहीं किया? सुनो यार, तुम्हें फर्क नहीं पता, कमजोर इंसान। वो गंजा आदमी तीखा जवाब देना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने लाल बालों वाली औरत को अपने हथियार पर हाथ रखते देखा, वो तुरंत पीछे हट गया। पीछे हटते हुए उसने कहा, क्या ताकतवर होना मतलब है कि तुम किसी को भी जैसा चाहो दबा सकते हो? यहां कोई तर्क, कोई निष्पक्षता नहीं है क्या? लाल बालों वाली औरत ने जवाब दिया, जब तुम निष्पक्षता की बात करते हो तो चलो वोट करवाते हैं, देखते हैं कि बाकी लोग क्या चाहते हैं। अपनी रूल्स तुम जैसे बेकार इंसान को बचाने के लिए देना या तुम्हें कुर्बान करके उस मॉन्स्टर को सुला देना। उसने ये भी सुझाव दिया कि पूरी निष्पक्षता के लिए सबको गुप्त तरीके से वोट करना चाहिए। तभी वो गंजा आदमी फिर मेरे पास दौड़कर आया और बोला, तुम्हारी मौजूदा ताकत के साथ तुम उनसे उनके रूल्स छीनकर और ताकतवर बन सकते हो, है ना? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक मुक्का उसके मोटे चेहरे पर पड़ा। लाल टोपी वाला आदमी उसे पकड़कर बोला, सब लोग अभी जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? उन्हें देखकर मैंने चुपके से एक आह भरी, जैसा मेरे पिछले जन्म में हुआ। ये लोग समझौता करना नहीं जानते। मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। लगता है मुझे ही इस मसले को सुलझाना पड़ेगा। तो मैंने सब कुछ चुप रहने को कहा। मैं तुम्हें एक सल्यूशन दूंगा। फिर मैंने फटाफट 15 सबसे कमजोर लोगों को चुन लिया। जिन्हें मैंने चुना वो डर के मारे सहम गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं सचमुच उन्हें कुर्बान करने की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन मैंने उनसे उल्टा सवाल किया, जब बाकी लोग मेहनत करके मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहे थे, तब तुम क्या कर रहे थे? लेकिन इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। परिणाम हालांकि तुम्हें भुगतने होंगे। तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम दूसरों का साथ नहीं दे पाए, और इसलिए तुम कमजोर बन गए। अब जब तुम ऐसी जगह पर हो तो तुम्हें किस तरह की फ्री राइड की उम्मीद है? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम 15 लोगों को 2-2 रून्स उधार लेने होंगे। ये मेरा प्रस्ताव है। बाकी बचे 70 घंटों में तुम शिकार करके उधार लिए रून्स चुका सकते हो। अगर कोई रून्स चुकाने में नाकाम रहा या भागने की कोशिश की तो मेरे पास आकर बता देना, मैं उनके लिए चुकाऊंगा। बेशक अगर तुम में हिम्मत है तो भागने की कोशिश करके देखो। आधे घंटे बाकी रहने पर मैं अकेले वेदी में घुस गया। गेट के बाहर सिर्फ एलेना खड़ी थी। तभी डैनी पीछे से आया और उससे पूछा, अगर तुम इतनी चिंता में हो तो तुम उनके साथ अंदर क्यों नहीं गई? अगर तुम कहती तो शायद वो मान जाता। ये सुनकर एलेना का चेहरा हल्का सा लाल हो गया और उसने कहा, तुम अभी तक मार्कस को पूरी तरह समझे नहीं हो। ये देखकर डैनी ने सोचा, लाल क्यों हो रही है? फिर एलेना ने कहा कि वो सचमुच मेरे साथ अंदर जाना चाहती थी, लेकिन वो हमेशा मेरे पीछे पीछे भी तो नहीं चल सकती। तो डैनी ने पूछा कि अब वो क्या करने वाली है, क्या वो यहाँ बस इंतजार करेगी? एलेना ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि अगर वो बेवकूफ़ी से इंतजार करती रही तो जब मैं बाहर आऊँगा वो मुझे ज़रूर डांटेंगे। मेरे साथ कदम मिलाने के लिए उसे जल्दी से आगे बढ़ना होगा। डैनी ने फिर पूछा, तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं आती? अगर बाकी लोग तुम्हें ज्वाइन करते देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। एलेना ने पहले हल्के से मुस्कुराकर पीछे मुड़कर उसका सुझाव देने के लिए शुक्रिया कहा, लेकिन अभी वक्त नहीं है। क्या मैं बाद में जवाब दे सकती हूँ? इतना कहकर वो मुड़ के चली गई।
उसकी पीठ देखते हुए डैनी को लगा कि वो सिर्फ मानसिक रूप से ही मजबूत नहीं हुई है। बिना उसकी लड़ाई देखे भी डैनी समझ गया कि वो पिछली बार से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गई है। डैनी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और खुद से वादा किया कि उसे जल्दी से और मजबूत होना होगा। उसे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। तभी लाल बालों वाली औरत स्कारलेट एक ग्रुप को लेकर डैनी के पास आई और बोली कि उन्हें कुछ बात करनी है। ये देखकर डैनी तुरंत सतर्क हो गया और पूछा कि वो लोग क्या चाहते हैं। फिर उनके पीछे से एक आदमी आगे आया और उसने खुद को पार्कर के रूप में इंट्रोड्यूस किया और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। फिर उसने अपने पीछे खड़े लोगों की ओर इशारा किया और डैनी से पूछा कि क्या वो उनका लीडर है। लीडर शब्द सुनते ही डैनी का शरीर हल्का सा कांप गया। फिर उसने शर्मिंदगी से कहा, वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन हाँ, वो मेरी बात मानते हैं। पार्कर ने तुरंत उसकी तारीफ शुरू कर दी और बोले, लीडर तो वही होता है ना, तुम सच में कमाल के हो जो इतने मजबूत दोस्तों को लीड करते हो। आखिरकार ये देखकर कि डैनी मुझे जानता है, वो मेरे बारे में बात करना चाहता था। डैनी ने तारीफों के आसमान छूते हुए खुशी खुशी हामी भर दी। इधर मैं अभी अभी वेदी में घुसा और अपना गियर ऑर्गेनाइज करने लगा। गॉब्लिन का जहर अब उस पर असर नहीं करता था, तो इस बार मैंने पैरालिटिक जहर लगाने की तैयारी की, जो ज्यादा बेहतर होगा। फिर मैंने एक माला निकाली जिसे फ्लाइंग कैट की बीड्स कहते हैं। इसे एक्टिवेट करने पर यह थोड़ी स्टेमिना रिस्टोर कर सकती थी। ये मुझे हाल की एक हंट से मिला रिवॉर्ड था। चूंकि इसे पहले से इस्तेमाल करना था, मैंने बिना सोचे समझे इसे निगल लिया। लेकिन इस चीज से निपटने के लिए यह काफी नहीं था। लगता है इस बार मुझे ढेर सारे क्लाउड कुकीज यूज करने होंगे। मैंने पहले एक मुंह में डाली और चबाई। तुरंत वो लंबे समय से भूली गई फीलिंग मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। इसके बाद मेरे शरीर के अंदर रून्स का रंग बदलने लगा। जब किसी रून की वैल्यू 100% से ज्यादा हो जाती है तो उसका रंग बदलकर वो हायर ग्रेड रून में बदल जाता है। ये रंगहीन से क्रिम्सन, फिर ऑरेंज और सबसे ऊपर पीला होता है। मैंने अपना स्टेटस पैनल खोला और अपनी ताकत और स्टेमिना चेक की। क्लाउड कुकीज के बोनस की वजह से उनके बाद एक ब्रैकेट में रंगहीन लिखा था और वैल्यू 0.1 हो गई थी। भले ही न्यूमेरिकली नॉर्मल रून की 99.9% और रंगहीन रून की 0.00% में बस थोड़ा सा फर्क था, लेकिन दोनों की ताकत में जमीन आसमान का अंतर था। शुरू से ही वो चीज ट्यूटोरियल एरिया में लड़ने वाला मॉन्स्टर नहीं था, इसलिए मुझे अपने रून्स को कम से कम रंगहीन स्टेट तक ले जाना था। अगर मैं उस विशाल मॉन्स्टर का एसेंस अब्जॉर्ब कर पाया तो मैं ऐसी क्रीचर को एक ही शॉट में खत्म कर सकता था। इससे मुझे क्लेमेंटाइन की दीवानगी का अंदाजा हुआ। लेकिन एक बात मुझे पक्की थी कि अब तक सिर्फ एक इंसान ने हिडन फ्रैगमेंट हासिल किया था। इस नरकीय संसार में आने के बाद मैंने पहली चीज समझी थी कि जितना मुश्किल क्वेस्ट होगा उसके रिवॉर्ड्स उतने ही शानदार होंगे। तो मुझे मौत का सामना करके जिंदगी तलाशनी थी। यही सोचकर मैं उछलकर उस मॉन्स्टर के सिर की ओर उड़ा। मॉन्स्टर ने भी अपने पीछे कुछ असामान्य महसूस किया और तेजी से अपना सिर घुमारा। तभी एक ग्रुप लोग वेदी के पोर्टल से होकर गुजरे। उनके लीडर वही पार्कर था। सबसे आखिर में डैनी आया। सबके अंदर आने के बाद डैनी चिल्लाया कि जल्दी करो और मदद करो। सीन मेरी फ्लैश ईटर के साथ लड़ाई पर वापस कट करता है। उसका एक अटैक डॉज करने के बाद मेरा चेहरा तुरंत गंभीर हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि अब वो अपनी स्किल यूज करने वाला है। फ्लैश ईटर जैसे मॉन्स्टर्स की अपनी रेशियल स्किल्स होती हैं और फ्लैश ईटर दो तरह की रेशियल स्किल्स यूज कर सकता था। पहली स्किल थी फियर। ये अपनी नजरों के प्रेशर से शिकार को पैरालाइज करके फिर डिवॉर स्किल यूज करके शिकार को निगल लेता और तेजी से अपनी स्टेमिना रिकवर करता। जब फ्लैश ईटर को लगा कि उसने मुझे पैरालाइज कर लिया और वो मेरी ओर दौड़ा, मैं सीधे उससे मुक्त हो गया और फ्लैश स्टेप के साथ पीछे हट गया। फिर मैंने जल्दी से पीछे कूदकर उससे दूरी बनाई। इन कुछ मूव्स को ऑब्जर्व करने के बाद मुझे पता चला कि उसका अटैक पैटर्न नहीं बदला था। शुक्र है अभी भी सिर्फ सब एडल्ट था। अगर ये ब्लड स्वॉम्प स्किल भी यूज कर सकता, जो जिंदा चीजों का खून अब्जॉर्ब करती है, तो मेरे जीतने की कोई चांस नहीं थी। जब फ्लैश ईटर ने उस जगह पर मुक्का मारा जहां मैं अभी खड़ा था, मैं लगातार डॉज करता रहा और काउंटर अटैक का मौका ढूंढ रहा था। मेरे हाथ का हथियार उस फ्लैश ईटर को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन मुझे पता था कि उसे हराने का सबसे कारगर तरीका क्या है। सिर्फ ऐसा सुई जैसा हथियार ही उसकी चमड़ी को भेद सकता था। भले ही ये सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर गहरा घाव कर सकता था, लेकिन मुझे इसका सबसे प्रभावी तरीका मालूम था। वो था इसकी हलचल को रोकना। और मुझे जो करना था वो था मेरे हाथ में जहर लगी सुइयों को उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चुभाना। तो अगली लड़ाई में मैं डॉज करता रहा और एक के बाद एक सुई चुभाने का मौका ढूंढता रहा। आखिरी सुई चुभाने के बाद वो दर्द से चीख उठा। इस तरह मैं बस धीरे धीरे इसकी स्टैमिना खत्म होने का इंतजार कर सकता था। मैंने ऊपर देखा, 12 मिनट बाकी थे। जब भी फ्लैश ईटर मुझ पर अटैक करता, मैं उसे परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ ब्लॉक कर देता। फिर मैं पीछे डॉज करता रहा ताकि उससे दूरी बनाए रखूं। एक बार फिर मुझे पीछे धकेलने के बाद उसने पीछा करने के बजाय अपनी स्किल फियर फिर से यूज की। उसकी स्किल लगने के बाद मैंने भी थोड़ा रुकने का नाटक किया। ये देखकर कि उसकी स्किल काम कर रही है, फ्लैश ईटर जल्दी से अपने पंजों के साथ मुझ पर झपटा।
उसकी पैरालिसिस स्किल की अवधि हर इंसान की मेंटल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। मैं जल्दी मुक्त हो पाया क्योंकि मैंने पहले ही अपनी मैजिक रेजिस्टेंस बढ़ा रखी थी। लेकिन जो चीज़ मुझे सचमुच अजेय बनाती थी वो थी मेरे पिछले जन्म की कॉम्बैट एक्सपीरियंस। ये मॉन्स्टर मेरे पहले सामना किए मॉन्स्टर्स के मुकाबले कुछ भी नहीं था। मेरे पिछले जन्म में क्योंकि मैं सिर्फ 7 स्किल रून्स अब्जॉर्ब कर पाया था, मुझे बाकियों से कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी बस जिंदा रहने के लिए। उस वक्त केन ने तो ये भी कहा था, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने दुश्मन की अगली चाल पहले से भांप लेता हूं, और मैंने इसे मजाक समझकर टाल दिया था। अब जाकर मुझे इसका असली अनुभव हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसकी अगली चाल और अटैक को देख सकता हूं। शुक्र है मैंने पहले अपनी स्टैमिना और स्ट्रेंथ बढ़ा ली थी, वरना भले ही मैं उसकी अगली चाल भांप लेता, डॉज करना बहुत मुश्किल होता। तभी पार्कर का ग्रुप भी मुझे फ्लैश ईटर से लड़ते हुए देख चुका था। इतने करीब से लड़ाई देखकर वो पूरी तरह हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं सचमुच अकेले इस मॉन्स्टर का सामना करने की हिम्मत करूंगा, और ऊपर से ऐसा लग रहा था जैसे मैं इसे आसानी से यानी बड़े आराम से हैंडल कर रहा हूं। इससे उन्हें शक हुआ, क्या ये मुमकिन है कि मुझे उनके रून्स की जरूरत ही नहीं थी? ऐसा थोड़ा सा लग रहा था जैसे मैंने जानबूझकर उनसे रून्स छीने हो। फिर पार्कर बोला, अब वक्त है कि हम अपना काम करें, पहले चुपके से नीचे चलते हैं। लेकिन डैनी वहीं खड़ा रहा। अगले ही सेकंड उसने मेरी दिशा में चिल्लाकर कहा कि वो लोग मुझे हेल्प करने आए हैं। आवाज सुनकर मैंने सिर घुमाया और देखा कि वो भी अंदर आ चुके हैं। पहले तो मैं हैरान हुआ, फिर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और मैंने सोचा ये लोग सचमुच बहुत जल्दबाज हैं। डैनी को लगा कि मैंने उसे साफ नहीं सुना और उसने और जोर से चिल्लाया। उसके पास खड़े पार्कर ने जल्दी से उसे रोका और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तो कहा था कि चुपके से नीचे जाना है, इस तरह हमें डिटेक्ट कर लिया जाएगा। डैनी कंफ्यूज होकर बोला, हम यहां उनकी हेल्प करने आए हैं, तो उन्हें तो पता होना चाहिए ना। ये सुनकर पार्कर ने समझाया कि इतना जोर से चिल्लाने से मॉन्स्टर को भी पता चल जाएगा कि हम यहां हैं। इससे न सिर्फ सरप्राइज का मौका खत्म हो जाएगा, बल्कि हमारी पोजीशन भी रिवील हो जाएगी। डैनी को माफी मांगते देख पार्कर ज्यादा कुछ नहीं कह पाया, बस मुस्कुराकर बोला, इट्स ओके। फिर उसने सिर घुमाया और डैनी को मन ही मन बेवकूफ कहकर कोसा। बाकी लोग नीचे जाने लगे, लेकिन डैनी उनके साथ नहीं गया। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान उभरी। नीचे जाते वक्त पार्कर बड़बड़ाया, सब उस मूर्ख की गलती है, अब हमारे प्लान में थोड़ी सी रुकावट आ गई है। लेकिन उसने सोचा कि जब मैं फ्लैश ईटर से लड़ने में बिजी होऊंगा तो मेरे पास उनकी तरफ ध्यान देने का वक्त नहीं होगा। तो उसने प्लान बनाया कि जब मैं फ्लैश ईटर को मारने के बाद अपनी गार्ड डाउन करूंगा, तब वो मुझे और डैनी को खत्म कर देगा। आज फिर से मुझे लड़ते देखकर वो और भी पक्का हो गया। उसे लगा कि मैं बहुत खतरनाक हूं। उसे महसूस हुआ कि मैं उन जैसे बिल्कुल नहीं हूं। मैं ज्यादा एक अच्छे खासे भरे हुए टाइगर जैसा लग रहा था, जो इतना तृप्त है कि उन पर अटैक करने की जहमत नहीं उठा था। जब उसे वो रात याद आई जब मैंने अकेले 20 से ज्यादा लोगों का सामना किया था, तो उसे लगा कि मैं सिर्फ ताकतवर ही नहीं, मैं देख सकता था कि मेरे अटैक्स में कोई हिचकिचाहट नहीं थी और मैं फाइट के पूरे प्रोसेस को एंजॉय कर रहा था। तो अपने बड़े मिशन के लिए उसने फैसला किया कि मुझ जैसे खतरनाक इंसान को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक मैं खत्म नहीं हो जाता, बाकी सब तो छोटे मोटे लोग हैं। थोड़ा और आगे चलने के बाद वो रुक गए और नीचे जाने से पहले सिचुएशन ऑब्जर्व करने लगे। स्कारलेट ने कहा कि शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसने देखा कि फ्लैश ईटर की मूवमेंट साफ तौर पर सुस्त हो गई थी। जैसे ही वो डैनी को ढूंढने के लिए मुड़ी, अचानक वो प्लेटफॉर्म जिस पर वो खड़े थे जोर से हिलने लगा। फिर कहीं ऊपर से एक विशाल चट्टान गिरी। प्लेटफॉर्म उस चट्टान का वजन सहन नहीं कर पाया और ढहने लगा, और वो लोग जो प्लेटफॉर्म पर थे जोर से जमीन पर जा गिरे। भले ही उन्हें समझ नहीं आया कि इतना स्थिर प्लेटफॉर्म अचानक क्यों ढह गया, और लेकिन उन्हें लगा कि अब पकड़े जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार मैं इतनी देर से फ्लैश ईटर से लड़कर थक गया होऊंगा। लेकिन अगले ही सेकंड फ्लैश ईटर उनके सामने आ गया और उसने अपनी स्किल फियर सब पर यूज कर दी। वो मेरे जैसे हाई मैजिक रेजिस्टेंस वाले नहीं थे, न ही उनके पास कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस था, तो तुरंत सबके सब अपनी जगह पर जड़ हो गए। उस पल उन्हें बस यही लगा कि ये उससे बिल्कुल अलग था जो उन्होंने ऊपर से देखा था। और फ्लैश ईटर अपने सामने इतना सारा खाना देखकर अपने दांत चाटने लगा, एक दावत की तैयारी में। हालांकि पार्कर ने सोचा कि भले ही उन्हें स्नीक अटैक का मौका नहीं मिला, मेरे होने की वजह से वो इस फ्लैश ईटर को जरूर मार सकते हैं। लेकिन जब वो मुड़े तो उन्हें पता चला कि मैं पहले ही उस प्लेटफॉर्म पर कूद चुका था जहां से वो अभी नीचे आए थे। तो पार्कर ने जल्दी से मेरी तरफ चिल्लाकर कहा कि क्या हमें अब मिलकर इस मॉन्स्टर को नहीं मारना चाहिए? हमारी हेल्प से हम इसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। उसे यकीन था कि मैं जीत के करीब हूं और बीच में नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैंने उससे कहा, मैं इसे मार सकता था लेकिन अब नहीं। तुम सब उसके लिए पौष्टिक खाना बन गए हो, उसकी स्टैमिना अब
सब जल्दी रिकवर हो जाएगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे भी क्लाउड कुकीज की ताकत का सहारा लेना पड़ा था ताकि फ्लैश ईटर के अटैक्स को बड़े मुश्किल से डॉज कर सकूं। अगर ये लोग अपनी जान गंवाना चाहते हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है? अब मेरी बची हुई स्टैमिना और पैरालाइजिंग जहर के साथ फ्लैश ईटर की रिकवर्ड स्टैमिना के बाद उससे निपटना बहुत मुश्किल होगा, तो मुझे पहले बाहर जाकर रेस्ट करना होगा। यही सोचकर मैंने उनसे कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसे मार सकते हो तो जरूर कोशिश करो। मुझे मुड़कर जाते देख वो पहले तो हैरान हुए, फिर वो चिल्लाए पूछने लगे कि क्या मैं भागने की कोशिश कर रहा हूं, और उन्होंने डैनी को धमकी देने की थोड़ी सी कोशिश भी की। लेकिन जब वो मुड़े तो उन्हें एहसास हुआ कि डैनी उनके साथ नीचे आया ही नहीं था। उस वक्त डैनी सबसे ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर धीरे से उठा और नीचे भीड़ को नमस्ते करने लगा। ये देखकर स्कारलेट चीखी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। डैनी ने उससे कहा, अगर तुम में वो काबिलियत है लेकिन अभी तुम्हारे पास वक्त नहीं है ना? ये सुनकर उन्हें अपनी मौजूदा हालत याद आई। उनके पीछे फ्लैश ईटर लार टपकाता हुआ अपने स्नैक्स का स्वाद लेने को तैयार था। पार्कर अभी भी हार न मानते हुए मुझ पर चिल्लाया, अगर तुम उन्हें नहीं बचाते, जब फ्लैश ईटर अपनी स्टेमिना रिकवर कर लेगा तो ये तुम्हारे लिए और भी नुकसानदेह होगा। अगर वेदी नष्ट हो गई तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर मैंने पीछे मुड़कर कहा कि उन्हें वेदी के नष्ट होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम सब स्वेच्छा से कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं थे? फ्लैश ईटर को सुलाने के लिए? जब उन्होंने मेरे शब्द सुने तो वे सब स्तब्ध हो गए। तब जाकर उन्हें याद आया कि स्प्राइट ने क्या कहा था फ्लैश ईटर को सुलाने के बारे में। वो था हर दिन इसे 5 लोग खिलाना। और इसी पल में उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कि किसी तरह स्टेप बाय स्टेप वे खुद ही कुर्बानी बन गए थे, वॉलंटरीली। लेकिन अब सोचने का समय नहीं बचा था। उन्हें एक एक करके खाए जाते देखकर मैंने उनकी ट्रूली ग्रेट स्पिरिट ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइस की तारीफ की। उनके सबके खाए जाने के बाद मैं हल्के से उछलकर सबसे ऊपरी प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। फिर मैं डैनी के पास गया और पूछा, तुमने ये क्यों किया? बेहतर होगा कि तुम सच बताओ। मैं अच्छी तरह जानता था कि वे सब डैनी द्वारा डेलिबरेटली ललचाए गए थे। डैनी ने कहा कि यह सब मेरी मदद के लिए था। उसने ये भी कहा, फील फ्री टू यूज मी। मैं क्यों इस्तेमाल करूं तुम्हारा? मैं जानता हूं कि तुम्हारे गोल्स दूसरों से अलग हैं। तुम हमेशा बिग पिक्चर देखते हो, बिना रुके लगातार आगे बढ़ते रहते हो। मुझे इसकी यकीन हो गई जब तुमने टाइलर और उस गैंग ऑफ ठग से डील किया। तुम क्लियरली स्ट्रांग थे, फिर भी अटैक करते वक्त तुमने उन्हें नहीं मारा। भले ही ऐसा करने से फ्यूचर में ट्रबल हो सकती थी। वैसा ही हुआ जब ऑल्टर अपीयर हुआ। अगर तुम उन लोगों को इग्नोर करके सिर्फ फोर्स से सप्रेस करते तो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती, लेकिन तुमने नहीं किया। मैं नहीं समझता कि तुम लोगों को हार्म क्यों नहीं करते। मेरी आंखों में तुम वो टाइप नहीं हो जो मर्सी दिखाते हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यूज करो। मैं वो चीजें हैंडल करने को तैयार हूं जो तुम पर्सनली नहीं कर सकते। चलो साथ में हायर और फर्दर जाते हैं। उसे सुनकर मेरा सिर्फ एक फीकी सी स्माइल थी। फिर उसके पास से गुजरते हुए मैंने कहा, इस बार तुमने चीजें हैंडल करने का तरीका बहुत क्लीन नहीं था। मैं उस फ्लैश ईटर को मारने ही वाला था। डैनी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और कहा कि इस बार उन्हें हटाने का कोई दूसरा तरीका नहीं था, इसलिए उसे मजबूरी में मुझे स्मॉल लॉस सहना पड़ा। फिर उसने कसम खाई कि फ्यूचर में वो एब्सोल्युटली मुझे अफेक्ट नहीं करेगा। प्लीज इसे रिकंसीडर करो। फिर वो एक्साइटेड होकर बोला, डेफिनेटली कई लोग होंगे जो तुम्हारे रास्ते में आएंगे। आखिर तुम इतने स्ट्रांग हो, दूसरों का वारी होना नॉर्मल है। अगर कोई ऐसा अपीयर होता है जिसे तुम पर्सनली एलिमिनेट नहीं कर सकते तो मैं वो तुम्हारे लिए करूंगा। इस तरह तुम अपने गोल्स चेस करने पर फोकस कर सकते हो। बोलने के बाद उसने मन ही मन सोचा, और मैं खुद उसके पीछे चलकर स्ट्रांगर बनूंगा। जितनी तेजी से वो ग्रो करेगा उतना ही मैं स्ट्रांग बनूंगा। उस पल मैं रुका और पीछे मुड़कर उसे घूरा। वो एक नजर ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। फिर मैंने पूछा, अगर मैं अग्री कर भी लूं तो क्या होगा अगर फ्यूचर में मैं तुम्हारे पेस से मैच नहीं कर पाया? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फोर्सिबली सेपरेट हो जाएं, कॉन्टैक्ट लूज हो जाए या कुछ ऐसा। डैनी ने तुरंत समझ लिया कि मैं उसे एक सिग्नल दे रहा हूं, और ये सिग्नल डेफिनेटली ट्यूटोरियल के दूसरे फेज से रिलेटेड है। वो जल्दी से एक कदम आगे बढ़ा और बोला, अगर मैं तुम्हारे पेस से मैच नहीं कर पाया तो मैं और हार्डवर्क करके स्ट्रॉन्गर बनूंगा और तुम्हें फिर से ढूंढ लूंगा। तब तो मुझे एक्सेप्ट कर लोगे, राइट? जैसे ही वो बोलना खत्म किया मैंने कहा, नीचे जाओ। मुझे मुड़कर जाते देख उसका दिल एक्सट्रीम तक टेंस हो गया। फिर वो चिल्लाया और मुझे एक चांस देने की बेगिंग की ताकि वो अपनी मिस्टेक को सुधार सके। हेल्पलेस होकर मुझे पीछे मुड़कर उसे बताना पड़ा कि मिसअंडरस्टैंड मत करो। जब मैंने नीचे जाओ कहा तो मेरा मतलब ऑल्टर से बाहर निकलने से नहीं था। मेरा मतलब था कि नीचे जाओ और उन गाइस के ड्रॉप्ड रून्स ले लो। और मैंने उसे कहा कि कल 1 बजे यहाँ आना, तब तक नीचे वाले गाइस डिसअपीयर हो चुके होंगे। हैप्पीनेस इतनी अचानक आई कि डैनी एक पल के लिए रिएक्ट नहीं कर पाया। मैंने अपने रिमेनिंग क्लाउड कुकीज चेक किए और देखा कि पर्याप्त थे। फिर कहा, तुमने उन 10 लोगों को मारा इसलिए उनके रून्स सब तुम्हारे होने चाहिए। ऑल्सो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे मुझे होप है कि तुम हमेशा इतने ग्लूमी नहीं दिखोगे। इतना कहकर मैं मुड़कर चला गया, उसे वहां अकेला खड़ा छोड़कर। मैं श्योर नहीं था कि फ्यूचर में मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ना तो रिजेक्ट किया ना ही एक्सप्लिसिटली अग्री किया। अभी मेरे पास्ट लाइफ में रिटर्न से पहले सॉवरेन आयरिस ने मुझे बताया था कि जब मैं पास्ट में वापस जाऊंगा, भले ही सब कुछ मैं ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए करूं, फिर भी लोग मुझे ऑब्स्ट्रक्ट और हिंडर करेंगे। इस सिचुएशन से डील करने के लिए उसने चाहा कि मैं किसी को अपना एनफोर्सर बनाऊं, और ये सो कॉल्ड एनफोर्सर्स एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो मेरी तरफ से एक्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ आयरिस बल्कि किसी भी सॉवरेन के कमांड में ऐसे ग्रुप होते हैं। वो सॉवरेन की तरफ से एक्ट करते हैं जहां सॉवरेन अपना फेस नहीं दिखा सकता। इससे उनके सॉवरेन को गोल्स अचीव करने में हेल्प मिलती है।
ओरिजिनली मैं केडन को अपना एनफोर्सर बनाने की सोच रहा था, क्योंकि वो मेरे लास्ट लाइफ में एनफोर्सर था। लेकिन अब मैं थोड़ा ऑब्जर्व करूंगा, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि डैनी रिलायबल है या नहीं। बिसाइड्स, एक बार ट्यूटोरियल का दूसरा शुरू हो जाएगा तो यहाँ के सब फोर्सिबली सेपरेट हो जाएंगे। जब हम फिर मिलेंगे तो शायद उसने अपना माइंड चेंज कर लिया हो। लेकिन सिर्फ कुछ रून्स और 8 वेस्टेड क्लाउड कुकीज के कॉस्ट पर मुझे एक पोटेंशियली बहुत यूजफुल एनफोर्सर मिल गया। वो एक प्रीटी गुड इन्वेस्टमेंट थी। अगर फेल हो गई तो मैं इसे अपनी मिसजजमेंट मान लूंगा। फॉर नाउ मुझे अपना एनर्जी हिडन फ्रैगमेंट ऑब्टेन करने पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट डे मैंने फिर ऑल्टर में एंटर किया और फ्लैश ईटर से फियर्स बैटल लड़ी। अगर सिर्फ कंडीशंस देखो तो दूसरा हिडन फ्रैगमेंट ऑब्टेन करने का मेथड बहुत सिंपल है। तुम्हें बस फ्लैश ईटर को मारना है, इससे पहले कि वो ऑल्टर को डिस्ट्रॉय करके एस्केप करे। बस, जिस गाय ने ये मिशन डिजाइन किया शायद कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि कोई ट्यूटोरियल में इसे कंप्लीट कर पाएगा। लेकिन मेरे पास लाइफ से रिच कॉम्बैट एक्सपीरियंस पर रिलाई करके, प्लस मेरे फार अबव एवरेज स्टैट्स और क्लाउड कुकीज से बफ, मैंने फाइनली एक फियर्स बैटल के बाद इसे मार दिया। ठीक तभी मेरे पास एक गोल्डन पोर्टल अचानक अपीयर हो गया। जब मैं अंदर गया तो सिस्टम ने नोटिफाई किया कि मैंने एक हिडन मिशन कंप्लीट कर लिया है। एंटर करने के बाद रिवॉर्ड देखकर मैं हेल्पलेसली गला निकल गया, क्योंकि जो मेरे हाथ में था वो था रिंग ऑफ नुमाहा, द ब्लड किंग। मेरे पास्ट लाइफ में मैं अभी भी वंडर कर रहा था कि वो गाय, द मैड सॉवरेन, ने ऐसी चीज कहां से पाई। अब जाकर समझ में आया कि ये ट्यूटोरियल एरिया से थी। नो वंडर पहले कभी इसका ओरिजिन नहीं ढूंढ पाया। इस वर्ल्ड में आर्टिफैक्ट्स को डिस्टिंग्विश करने के कई स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक है वेपन का कलर। अनलेस ये इनक्रेडिबली ओवरपावर्ड आर्टिफैक्ट है, इसकी वैल्यू नेक्स्ट कलर ग्रेड के आर्टिफैक्ट से हायर नहीं होगी। हाउएवर, आर्टिफैक्ट्स में एक्सेप्शंस हैं। जस्ट एज प्लेयर्स ग्रेजुअली अपने रून्स को इवॉल्व कर सकते हैं, वहाँ ग्रोथ और टाइप आर्टिफैक्ट्स भी हैं जो रून्स एब्जॉर्ब करके अपना कलर चेंज कर सकते हैं। उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है लिमिटेड एमिशंस, और नंबर 9 था मेरे हाथ में रिंग ऑफ नुमाहा। मेरे पास्ट लाइफ में ये क्लेमेंटाइन का एक्सक्लूसिव आर्टिफैक्ट था। भले ही इसे नंबर्ड सीरीज कहते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इस आइटम की सिर्फ एक है। बट बैक देन ये रिंग सिर्फ क्लेमेंटाइन के हाथों में ही अपीयर हुई थी। बैक देन 8 ऑमनी पावर्स जो उसने ऑब्टेन किए वो उसे प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल, इनविंसिबल बना देते थे, और अब ऐसी आर्टिफैक्ट एक्चुअली मेरे हाथों में आ गई। भले ही मैंने सोचा था कि इतने डिफिकल्ट मिशन का रिवॉर्ड बहुत जेनरस होगा, मैं रियली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सिंगल डिजिट नंबर्ड आइटम होगी। जैसे ही मैंने रिंग पहनी, सिस्टम ने प्रॉम्प्ट किया कि मैं अभी सिर्फ एक ऑमनी पावर अनलॉक कर सकता हूं। मैंने चेक किया और देखा कि वो एक स्किल है, नेगेट एबिलिटी। ये ओपोनेंट के पर्सनल ट्रेड्स और एबिलिटीज को नलीफाई कर सकती है, इंक्लूडिंग पैसिव्स एंड स्किल्स। भले ही रिंग पहनते ही सिस्टम ने मुझे बताया कि अभी के लिए मैं केवल एक ओमनी पावर अनलॉक कर सकता हूं। मैंने चेक किया और देखा कि ये एक स्किल थी जिसका नाम था नेगेट एबिलिटी। ये स्किल ओपोनेंट के पर्सनल ट्रेड्स और एबिलिटीज को नलीफाई कर सकती थी, जिसमें पैसिव्स और स्किल्स भी शामिल थे। भले ही इसके लिए ओपोनेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की जरूरत थी और नलिफिकेशन एक सेट टाइम के बाद ऑटोमेटिकली हट जाता था, फिर भी ये एक बहुत पावरफुल साइलेंट स्किल के बराबर थी। नेक्स्ट, सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के बाद मैं मैजिक ऑल्टर से बाहर निकला। जब एलेना ने मुझे बाहर आते देखा, वो जल्दी से मेरी तरफ दौड़ी। उसे डैनी से पहले ही मेरे और फ्लैश ईटर के बीच की बैटल के बारे में पता चल चुका था। वो सिचुएशन के बारे में पूछने से पहले ही मेरे पीछे के सीन को देखकर सन रह गई, क्योंकि जब टावर का काउंटडाउन खत्म हुआ तो फ्लैश ईटर रिलीज नहीं हुआ। इसके बजाय पूरा टावर हवा में गायब हो गया। मैंने कहा, क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था कि मैं इसे हैंडल कर लूंगा? मेरे हैंडसम और कूल फेस को देखकर और मेरी स्ट्रेंथ जो एक बार फिर सबके परसेप्शन को चकनाचूर कर रही थी, उसका दिल फिर से धड़कने लगा। अपनी कंपोजर खोने का एहसास होने पर उसने जल्दी से मुंह फेर लिया। पीछे से डैनी ने देखा कि मैं सचमुच सक्सीड हो गया था। उसका चॉइस सही था। फिर मैं एलेना के पास गया और बोला, नेक्स्ट ट्यूटोरियल शुरू होने से पहले अभी कुछ टाइम बाकी है, चलो हंटिंग कंटिन्यू करते हैं। लेकिन इस बार एलेना मेरे पीछे पीछे नहीं चली जैसा कि वो हमेशा करती थी। वो अपनी जगह पर खड़ी रही और बोली कि वो दूसरी टीम ज्वाइन करने की प्लानिंग कर रही है। ये सुनकर मैंने मुड़कर उसे क्वेश्चनिंग ग्लांस दी। फिर उसने कहा कि अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ वो मेरे साइड में रहने की क्वालिफाइड नहीं है, और अगर वो हमेशा मेरे साथ रही तो वो अनकॉन्शियसली मुझ पर डिपेंड करती रहेगी। इसलिए उसने डैनी के इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने की प्लानिंग की और उसकी टीम ज्वाइन करने का फैसला किया। साइड में खड़ा डैनी ने भी उसका वेलकम एक्सप्रेस किया। मैंने उसे देखा, सोचते हुए कि भले ही ये थोड़ा अफसोसजनक था, लेकिन लगता है उसने अपनी जगह ढूंढ ली है और अभी सेपरेट होना वाकई बेहतर है। एनीवे, सेकंड राउंड शुरू होने के बाद सब फोर्सिबली सेपरेट हो जाएंगे, तो मैंने उसे कहा कि ये ठीक है। फिर बिना एक और शब्द कहे मैं अकेले जाने के लिए मुड़ा। अचानक एलेना ने एक कदम आगे बढ़ाया और मुझे पुकारा। उसने कहा, जब हम फिर मिलेंगे मैं और स्ट्रांगर हो जाऊंगी। मैं डेफिनेटली तब तुम्हारे साथ पेस रख पाऊंगी। वो टूटी हुई रोशनी में खड़ी थी, जैसे स्प्रिंग ब्रीज एक झील को छूकर गुजर रही हो, बिना लहर उठाए। फिर भी किसी का दिल कांप रहा था। हवा ने फिर से उसके बालों को उड़ाया, उसके कान के पास से गुजरते हुए जैसे एक धागा जो लाइट में छिपा हो। उसकी जेंटलनेस और क्लैरिटी को एक कड़वाहट के साथ सिल रहा था, जो उसे खुद भी नजर नहीं आया। फाइनली जाते वक्त मैंने पुकारा, डैनी।
मेरे मुंह से उसका नाम सुनकर वो चौंक गया। फिर मैंने कहा, अगर तुम सचमुच मेरे पीछे चलना चाहते हो ताकि मैं तुम्हें यूज कर सकूं, तो मैं तुम्हें बता सकता हूं कि क्या करना है, लेकिन चॉइस तुम्हारी है। ये सुनकर डैनी के चेहरे पर तुरंत एक्साइटमेंट की एक्सप्रेशन आ गई। पलक झपकते ही एक हफ्ता गुजर गया। स्प्राइट फिर से लोगों के सामने अपीयर हुआ। पहले उसने एक नज़र डाली और पाया कि जितने लोग सर्वाइव किए थे वो उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो एनीवे ये अनुमान लगाया था। ऐसा कहते हुए उसकी नज़र मेरी पोजीशन की तरफ शिफ्ट हुई। फिर उसने सेकंड राउंड की गेम की अनाउंसमेंट की। पहले चलो तुम सबको एक न्यू प्लेस पर ले चलते हैं। उसकी उंगलियों के एक स्नैप के साथ भीड़ ने पाया कि उनके पैरों के नीचे अचानक एक चमकीली रोशनी जल उठी, और मैं उसे गौर से देख रहा था, मन ही मन सोचते हुए क्या ये फाइनली शुरू हो रहा है। जब सबने फिर से अपनी आंखें खोली तो वे खुद को एक एयरटाइट क्यूब में पाया। ठीक तभी स्प्राइट की आवाज़ उनके आसपास गूंज उठी। सब सेफली अराइव कर चुके हैं, राइट? ऑफिशियली सेकंड ट्यूटोरियल एरिया में एंटर करने से पहले मुझे नंबर्स एडजस्ट करने होंगे। अब से हर रूम में मैक्सिमम 7 लोग ही हो सकते हैं। गेम रूल्स के मुताबिक जब तक रूम में 7 लोग नहीं बचते तब तक हम स्टेज क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे करंट रूम में टोटल 8 लोग हैं। एक ब्लैक हेड मैन ने एंटर करते ही बाकी 7 लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। उसने पहले मेरी कमर पर लटकी नीडल शेप्ड वेपन को देखा। इससे उसने डिड्यूस किया कि मैं वो लेजेंडरी वॉरियर हूं जिसने कार्निवोरस बीस्ट को अकेले मारा था। भले ही उसने मेरी ट्रू स्ट्रेंथ को फर्स्ट हैंड कभी नहीं देखा था, उसे पता था कि मैं वो शख्स नहीं हूं जिसके साथ मैस करना चाहिए। वो अपने थॉट्स फिनिश करने से पहले ही एक लॉन्ग हेड वुमन आगे बढ़ी, डिक्लेयर करते हुए कि अब हमें सिर्फ एक शख्स की सैक्रिफाइस करनी होगी। फिर उसने प्रपोज किया कि हर कोई अपना इंट्रोडक्शन दे और बताए कि उन्हें क्यों रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में हमें अपनी वर्थ जितना हो सके प्रूव करनी थी। जैसे ही वो बोलना खत्म की, एक बर्ली मैन आगे बढ़ा, एक शॉर्ट ब्लेड निकालते जो एनर्जी रेडिएट कर रही थी, और पूछा कि क्या उन्होंने कभी ऐसी चीज देखी है। उसका मानना था कि यहां मौजूद सब में किसी के पास उससे स्ट्रॉन्गर स्किल्स नहीं है। पास में खड़ा एक सूटेड मैन दूसरों के एबिलिटीज देखकर विजिबली नर्वस हो गया। भले ही बर्ली मैन ने नहीं बताया, मैंने इसे रिकॉग्नाइज किया कि ये था चियोंग। ये एक रूनिक स्किल थी जो अपनी खुद की माना कंज्यूम करके सभी एबिलिटी वैल्यूज तो बूस्ट करती थी, और इसे वेपन्स पर माना अटैच करने के लिए भी यूज किया जा सकता था, जिससे उनकी अटैक पावर बढ़ जाती थी। सभी स्किल्स में चियोंग रीजनेबली वेल परफॉर्म करती थी, लेकिन अर्ली स्टेजेस में ये क्वाइट वीक थी। नेक्स्ट रेड हेड मैन ने खुद को रायन के रूप में इंट्रोड्यूस किया, क्लेम करते हुए कि उसके पास हीलिंग एबिलिटीज हैं। फिर ब्लैक हेड मैन ने खुद को एलेक्स के रूप में आइडेंटिफाई किया, स्टेटिंग के 1-on-1 कॉम्बैट में यहां मौजूद किसी को भी उसका मुकाबला नहीं करना चाहिए। ये देखकर के पहले तीनों काफी फॉर्मिडेबल लग रहे थे। सूटेड मैन ने सबसे प्ली की कि उन्हें स्पेयर कर दें, क्योंकि वे तीनों फैमिली थे। कुछ डिस्कशन के बाद कोई डेफिनेटिव डिसीजन पर नहीं पहुंचा। फिर बर्ली मैन ने पॉइंट आउट किया कि वहां खड़ी यंग लेडी ने अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। गर्ल ने हल्के से स्माइल की, खुद को माया के रूप में इंट्रोड्यूस करते हुए। फिर उसने अपनी एबिलिटीज सबको डेमोन्स्ट्रेट करने की प्रिपरेशन की। जब बर्ली मैन ने माया को किलिंग इंटेंट के साथ अपनी तरफ आते देखा, वो जल्दी से कई कदम पीछे हटा और पूछा कि वो क्या करने जा रही है। जब माया उसके पास पहुंची तो उसे अपनी वेपन उठाकर काउंटर अटैक की प्रिपरेशन करनी पड़ी, लेकिन नेक्स्ट सेकंड में माया ने इनक्रेडिबल स्पीड के साथ उसकी ब्लेड के चारों ओर मूव किया, उसके पीछे पोजीशन ले ली और एक फेटल स्ट्राइक दे दी। इस सीन ने वहां मौजूद सबको पूरी तरह सन कर दिया। बर्ली मैन की लाइफ खत्म होने के बाद उसके रून जमीन पर गिर गए। माया ने एक स्किल रून उठाया, रिमार्क करते हुए कि ये कितना लकी था, क्योंकि ये आइटम्स हमेशा सर्टेनिटी के साथ ड्रॉप नहीं करते। स्किल रून लेने के बाद उसने हमें बताया कि बाकी रून्स हम आपस में डिवाइड कर सकते हैं। एलेक्स ने ऑब्जर्व किया कि बर्ली मैन को एक सिंगल स्ट्राइक में एलिमिनेट कर दिया गया था, सोचते हुए कि उसे फ्यूचर में इस डेंजरस वुमन से डिस्टेंस रखना चाहिए। मैं देख सकता था कि ये वुमन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक्ट नहीं कर रही थी, वरना उसने डिफेंसलेस फैमिली ऑफ 3 को टारगेट किया होता। उसका ट्रू पर्पस बर्ली मैन के रून्स ऑब्टेन करना था। ओरिजिनली मेरे प्रीवियस लाइफ में इस टाइम पर सबसे पहले मरने वाली ये यंग गर्ल होती। लगता है मेरी प्रेजेंस की वजह से टाइमलाइन चेंज होने लगी है। हालांकि इससे चीजें मेरे लिए और इंटरेस्टिंग हो गई हैं। इस मोमेंट पर स्प्राइट अपीयर हुआ, अनाउंस करते हुए कि हम टास्क कंप्लीट करने वाले पहले थे। फिर उसने हमें एक ऐसी जगह ट्रांसपोर्ट किया जो पूरी तरह फ्लोटिंग आइलैंड से भरी हुई थी। ये फ्लोटिंग आइलैंड्स एक दूसरे से वुडन ब्रिजेस के जरिए कनेक्टेड थे। स्प्राइट ने हमें इन्फॉर्म किया कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमें कंटिन्यूअसली अपवर्ड क्लाइम करना होगा, जब तक हम सेकंड लेवल पर फर्स्ट टारगेट लोकेशन फ्लेम वोल्केनो रीजन तक नहीं पहुंच जाते। इस ट्यूटोरियल को पास करने के बाद ही एडवेंचर वर्ल्ड ट्रूली बिगिन होगा। बोलने के बाद वो फिर से डिसअपियर हो गया, हमें छोड़कर